हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं मेटल और नॉन मेटल से जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आंसर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले अगर आपको इस चैप्टर से अच्छा डीप नॉलेज चाहते हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से डीप नॉलेज हो जाएगा। आज की क्लास में मैं ये बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी के जो आंसर क्वेश्चन है वो कैसे हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनको मैं एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, इस चैप्टर का हैंड रिटन नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दी गई है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन को समझते हैं और पूरा कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूं। तो मैं अभी से बता दूं आपको कि वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसका मतलब समझाने वाला हूं, रिएक्शन कैसे प्रिपेयर होती है, सारी बातों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर आपको समझाया गया था, उनका पूरा सलूशन या पूरे उनसे जैसे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो पूछ रहा है कि जो यहाँ पे 1 A B C D दिए गए हैं उनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहला आपका काम यह है दोस्तों कि सबसे पहले आपको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन क्या होती है कि अगर सपोज दैट हमारे पास ए बी रिएक्टेंट है और उस पे हम रिएक्शन करवाते हैं सी से, तो क्या करेगा सी ए को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा सी बी प्लस ए को आउट कर देगा। अब दोस्तों सोच रहे होंगे आप कि ऐसा क्यों किया तो ऐसा इसलिए किया मेरे प्यारे दोस्तों कि सी जो होता है वो एज अ मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं दोस्तों, मैं सब बताने वाला हूं कि कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल की वो क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। दोस्तों मैं ये एक कह सकता हूं कि इसको मैं पहले फर्स्ट जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें बहुत अच्छे से बताया हूं। एक बार अगर आपने देखा नहीं है तो उसको जरूर देखिएगा, जरूर समझ में आपको आ जाएगा। मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मोर रिएक्टिव होता है वो पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है एंड देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम। ये सीरीज जरूर आप याद कर लीजिए, ये सीरीज याद रहेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे रिएक्टिव होता है और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को। आयरन, आयरन के बाद आप टिन, और टिन से जो कम होता है वो लेड होता है, लेड के बाद आपको आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी कम जो रिएक्टिव होते हैं वो होता है कॉपर, कॉपर से कम होता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी से कम होता है सिल्वर, और सिल्वर से कम होता है गोल्ड। तो ये सीरीज आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो कितना फटाफट इजीली तरीके से आप करने वाले हो। देखो यहाँ पे सोडियम मेटल है और यहाँ पे कॉपर। अब देखो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये डिस्प्लेस होगा ही नहीं। फिर Mg, और यहाँ पे एल्युमिनियम है तो Mg पहले है एल्युमिनियम बाद में है, तो Mg को ये भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सिल्वर Ag होता है तो Ag, और यहाँ पे है आयरन, तो आयरन क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो ये भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। हाँ दोस्तों थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे AgNO3 है और यहाँ पे कॉपर है Cu, तो Cu क्या होता है मोर रिएक्टिव देन होता है Ag से, तो Ag को ये डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए हमारी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर AgNO3 है जो कि कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ कॉपर के साथ, और गिव क्या करेगा CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag आउट हो जाएगा, Ag आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आपको आ चुका होगा, यहाँ पे ट्वाइस लगा देना। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन के तैयार हो चुका।
अब क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि इनमें से कौन सी ऐसी मेथड जो सही है जो आयरन फायरिंग पैन के लिए काम आएगा कि जिस पे रस्टिंग ना आए। तो देखो, ग्रीस भी अप्लाई कर सकते हैं, पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिंक कोटिंग कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ एबव कर सकते हैं। तो इनमें से बेटर कौन है? देखो, अप्लाइंग ग्रीस और पेंट इसलिए नहीं कर सकते कि जब हम उसमें हीट करेंगे और हीट करने से वो क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, अगेन करने से उसकी कोटिंग क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, लेकिन जिंक करने से उसकी कोटिंग नहीं छूटेगी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी, अप्लाइंग कोटिंग जिंक। और यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, हाउ in case of iron firing pan, grease and paint cannot be applied because when the pan will be heated and washed again the coating of grease and paint would be get destroyed। ये क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। इसलिए जो फायरिंग पैन होता है उसमें हम जिंक की कोटिंग करेंगे, जिसके कारण वो रस्टिंग नहीं होगा। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और भी अच्छा लगने वाला दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को उसकी जड़ तक जाके और अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, उसके से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to give compound with high melting point and this compound is also soluble in water, the element is likely to be, क्या होगा, टू बी। तो कैल्शियम है, देखना, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव कंपाउंड हाईली मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी हाईली मेल्टिंग पॉइंट हो, एंड दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। तो सबसे पहला अपना काम क्या है बच्चों, कि हम क्या करें, इनकी रिएक्शन करवा लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्या क्या दिया आपका, कैल्शियम दिया है, और कैल्शियम दिया है, सिलिकॉन दिया है, और कार्बन दिया है, और आयरन दिया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम दिया है, तो कैल्शियम के साथ अगर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हो तो क्या बन जाएगा, CaO, जिसको आप जानते हो क्या होता है, स्लैक लाइम होता है, यानी कि चूना जिसको बोलते हो। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, MPT जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा होती है, और ये वाटर में सोलूबल भी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा दिए, कार्बन। तो कार्बन को भैया जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो ये CO2 बन जाएगा। CO2 तो मतलब ये गैस है, तो गैस की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन अगर है और सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो क्या बन जाएगा, SiO2, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए। ठीक है, आयरन, आयरन क्या है, Fe है, उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दोगे तो बन जाएगा Fe2O3। इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, आयरन ऑक्साइड की बहुत कम, रस्ट बन जाता है, जो देखा होगा आपने, तो उसकी भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है, कौन सा, कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे आंसर इसका दिया है कि द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फूड कैन आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, मतलब जो फूड कैन होता है उसको जिंक से कोटेड करना चाहिए, और जिंक से नहीं मतलब किसके, टिन के साथ कोटिंग करना चाहिए, जिंक के साथ क्यों नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया, तो जिंक इज कॉस्टलाइज देन टिन, मतलब उससे ज्यादा कीमत की होती है, ये दिया गया है। ठीक है, देख पा रहे हो। दूसरा क्या दिया, जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट देन टिन, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। इसमें से क्या ऑप्शन आपका आएगा, कि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव देन टिन होता है, इसलिए उस पर कोटिंग नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता ही चुका हूँ कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, टिन से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि गिव यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, अ बल्ब, वायर, अ स्विच। अगर इनको आपको दे दिया जाए तो हाउ कुड वी यू यूज them to
डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कैसे पता करोगे कि ये मेटल और नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसको बस सिंपली हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के देख लेंगे। दूसरा चीज क्या कह रहा है, द एस इज द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कैसे करेंगे। तो देखो यहां से हम करेंगे, अगर हमारे पास विथ द हैमर दिया, वी कैन बीट अ सिंपल, क्या करेंगे उसमें सिंपल में बीट करेंगे। अगर बीट करने पर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेबल है, देन क्या होगा, वो मेटल होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा तो नॉन मेटल होगा। सिमिलर वी कैन यूज बैटरी का करेंगे, बल्ब, वायर का एंड स्विच का। तो सेटअप एक सर्किट तैयार करेंगे और सिंपल से कनेक्ट करवाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो मेटल है, अदरवाइज नॉन मेटल है। दूसरा प्रोसेस क्या कह रहा है कि दी अबव टेस्ट आर यूजफुल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल as these are based on physical property and no chemical reaction are involving in this test। मतलब ये जो डिफरेंस बताया गया था ये एक फिजिकल डिफरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड दोनों होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड और कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दो बहुत फेमस एग्जांपल हैं दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक की होता है, मतलब अगर उसके सामने आप एसिड रखोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, बेसिक की तरह बिहेव करता है। अगर उसके पास बेस रख दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एसिडिक की तरह बिहेव करता है। तो आई होप्स आप ये बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट। नाम जरूर बच्चों लिखना, नाम ही बहुत कंफ्यूजन होता है, तो नाम को जरूर लिखना, नोट करना, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, तो इसका नाम होता है। अब दूसरा जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो बच्चों अगर ऑक्साइड भी होता है तो जिंक ऑक्साइड की भी रिएक्शन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखो ZnO होता है, अगर इसको आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो एज अ एसिड, किसके साथ, एसिड के साथ करवाते हो, तो ये क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस बन जाएगा H2O। हाँ दोस्तों, अगर ये एसिड के साथ करता है तो क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है। लेकिन अगर ZnO को हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस के साथ, ये एज अ बेस है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, सोडियम जिंकेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट बन जाता है, ZnO2 जिंकेट बन जाता है, प्लस H2O रिमूव हो जाता है। तो ये सोडियम जिंकेट है और यहाँ पे ये दोनों सॉल्ट है। दोस्तों ये सारी रिएक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में जो PDF लिंक दी गई है उसमें बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इससे पहले जो वीडियो 1 2 3 4 है उसको जरूर देखें, तो ये सारी बातें आपको बहुत इजी में बनेगी। जितने भी आंसर क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस मैं एक NCERT के जो क्वेश्चन है उनको एक बार रिविजन के तौर पर ये वाला वीडियो में बना रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेम टू metals which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not। दो ऐसे मेटल बताना है जो कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, और दो मेटल ऐसे बताना है जो डिस्प्लेस नहीं कर पाते। बिल्कुल एकदम सही। जो फर्स्ट चीज आपको मैंने फर्स्ट 2 मिनट के अंदर पहले बताया था स्टार्टिंग में, रिएक्टिविटी आपको ऑर्डर याद रखना है। तो देखो सोडियम और जो पोटेशियम है हाइड्रोजन को मोर रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव क्या होता था, कॉपर एंड सिल्वर। तो आप अगर देख पा रहे हो तो ये सारी चीजें बता सकते हो आप कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन होता है, आपका कॉपर होता है, सिल्वर होता है। और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव तो ये बहुत सारे मेटल हैं, किसी को भी आप नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या कह रहा है कि एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। तो अगर किसी चीज की रिफाइनिंग करते हैं तो रिफाइनिंग में एनोड में क्या जाता है, इम्प्योर मेटल, और कैथोड में जाता है थिन स्ट्रिप प्योर मेटल होता है। देखो दो होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड होता है। तो जो इम्प्योर मेटल होता है वो कहाँ जाता है, प्योर मेटल आपका जाता है कैथोड पे, ये आपका होता है कैथोड, कैथोड, और ये होता है आपका एनोड, एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका निगेटिव, यहाँ पे होता है आपका पॉजिटिव। तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल होगा वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, और कैथोड पे क्या जाएगा, प्योर मेटल जाएगा। और यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल। जैसे आपको अगर मान लीजिए कॉपर को फाइंड करना है तो हम कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, जैसे CuSO4 ले सकते हैं। जिंक का देखेंगे तो क्या लेंगे, ZnSO4 लेंगे, तो जिंक सल्फेट। तो ये क्या होता है, सॉल्ट ऑफ द मेटल, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल M, उसी मेटल का हमको सोल्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है कि यहाँ पे सल्फर पाउडर लिया गया है ऑन इन द स्पेचुला एंड हीटेड इट, और इसको हीट किया जा रहा है। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय द इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज सोन ऑन फिगर। तो इसमें अगर सल्फर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो सल्फर को आप अगर हीट करोगे तो कौन सी गैस यहाँ पे बनेगी, तो बिल्कुल सही समझना, क्या 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 बनेगा, SO2 बनेगा। तो देखो लिखा व्हाट विल बी एक्शन ऑफ गैस, क्या एक्शन होगा गैस का। फिर ड्राई लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, मोइस्ट लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये दोनों बातों को करना है। तो सबसे पहले देखो देयर विल बी नो एक्शन इन द ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको हम क्या कर लेते हैं, मोइस्ट में करते हैं तो ब्लू लिटमस से रेड में कर देगी, क्योंकि जो SO2 होता है ये नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड होता है बच्चों बेसिक नेचर का, किस नेचर का, सॉरी एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, एसिडिक। और एसिड में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लाते हो तो ये इसको क्या कर देगा, रेड कर देगा, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अब फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि अगर ये सारी चीज में समझने में प्रॉब्लम आ रही है स्टेप बाय स्टेप, तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पार्ट को जरूर देखें जो कि आपके प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ मोइस्ट टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मान लीजिए सल्फर से इसके साथ रिएक्शन करवाया तो ये बन गया, और दूसरा रिएक्शन अगर SO2 के साथ H2 की रिएक्शन करवाते हो तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। ठीक है, और ये बैलेंस ऑलरेडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले भी बता चुका हूं कि कैसे होगी, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से होगी। जैसे ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, पेंटिंग करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब जिंक की कोटिंग करवा के उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। तो किस टाइप के ऑक्साइड बनते हैं जब नॉन मेटल, मैंने अभी बताया कि नॉन मेटल के साथ अगर जो भी ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर आप वो टॉपिक पढ़ लोगे तो इसको बहुत इजी वे में करोगे। ठीक है, गिव रीजन। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। क्यों ज्वेलरी में इसका यूज करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर इन ऑयल। ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, तो जनरली बात है कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम ये होते हैं हायर रिएक्टिविटी होती है, इनकी रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी ऑर्डर में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर इनके एयर और वाटर के मोशन में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए इनको ऑयल में रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज यूज मेकिंग द यूटेंसिल फॉर इन द कुकिंग। ठीक है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेशन। ठीक है, तो इनके सभी के सोल्यूशन यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज मेक इन द ज्वेलरी बिकॉज दे इज द वेरी लस्टर, मतलब अच्छे चमकीले होते हैं। आल्सो दे वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, डू नॉट कोरेड इजिली, ना तो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, इजिली या वाटर या वट जो थोड़ी बड़ी हीट से वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, एंड
उसके साथ साथ में क्या होते हैं, नॉट डू नॉट कोरेड, मतलब इनमें इजिली जंग भी नहीं लगता। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और लिटमस को ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। रिएक्ट वेरी विगोरसली बाय ग्रोसली, क्या होते हैं, विथ एयर एज वेल एज वाटर, मतलब कि वाटर और एयर दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। देयरफॉर दे कीप्ड इन द इमर्ज इन केरोसिन ऑयल इन अंडर प्रिवेंट देयर कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, या तो जहां पे मॉइस्चर और एयर ना हो वहां पे भी इसको हम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थो एल्यूमिनियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड दिस बिकॉज एल्यूमिनियम react with oxygen present in air and to form thin layer of aluminum oxide। जो एल्यूमिनियम होता है अगर वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट भी करता है तो उसमें एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दिस लेयर ऑक्साइड वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर द रिएक्शन एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन, बाद में उसको रोकती है रिएक्शन करने से। आल्सो इट इज द लाइट इन वेट, लाइट इन वेट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हेंस इट इज यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल, मतलब हम जब उसको गर्म करते हैं बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, इसलिए उसको कुकिंग यूटेंसिल के फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब खाने बनाने वाले बर्तन के फॉर्म में उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा ही समझ में आएगा, इससे और अच्छा आने वाला समझ में, क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट अपने बन रहे हैं। ठीक है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग इन द प्रोसेस ऑफ extraction because metal can be easily extracted from their oxide rather than from their carbonate and sulfide। उनके जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं और प्योर मेटल के फॉर्म में, लेकिन जो सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं वो उनसे बेटर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आप जो पार्ट 4 है उसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। You must have seen tarnished copper vessel being in the cleaned with lemon and turmeric juice. Explain why. These source substances are effective in cleaning in the vessel। तो देखो जो सोर्स सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं क्लीनिंग करने के पर्पस में? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल भी आप घर में कर सकते हो या करते हो, डेली यूज में भी ये होता है कि जब ऑयली चीज हो जाती है तो वहां पे अपन नींबू के या लेमन जूस वगैरह से अपन ज्यादातर उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो देखो कॉपर रिएक्ट विथ मोइस्ट इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कार्बन कार्बोनेट बना लेता है एंड एज रिजल्ट द कॉपर वेसल लूज इन द शाइनिंग एंड ब्राउन, मतलब वो अपनी शाइनिंग खो देता है और इन सरफेस फॉर्मिंग इन द ग्रीन लेयर एक बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का बन जाता है। अगर हम सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन या टर्मिनेट न्यूट्रलाइज कर देता है एज अ बेसिक carbonate and dissolve the layer, that is why the tarnished copper vessel are cleaned with lemon and turmeric juice give to surface of copper vessel and characteristics lusters, फिर उससे वो अपनी तरह चमक में आ जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो एज अ बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर। और इसमें अगर आप एसिड जो भी है एसिड के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। तो जो वहां पे ऑक्साइड बन गया था उसकी जो शाइनिंग थी वो डल हो गई थी, तो अब एसिड की रिएक्शन करने से वो लेयर क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेसिक देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है और केमिकल प्रॉपर्टी में इससे भी बेहतरीन मैं पार्ट नंबर 3 में बता दिया हूं, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में डिफरेंट, तो उसको भी एक बार और अच्छे से देख लें। देखो मैटर क्या होते हैं, जितने मेटल्स क्या होते हैं, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो मैं एक बात बोलूंगा आपसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं दुनिया में इलेक्ट्रॉन देने आए, और जो दुनिया में इलेक्ट्रॉन देने आता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अभी बताएं कि जितने भी मेटल होते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड एज अ बेसिक नेचर के होते हैं और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं और कोवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये वो कैसे एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये बात याद रखना।
नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड 100% बेसिक नेचर के ही होंगे और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड या ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या ऑक्साइड बनाते हैं। सब मेटल रिएक्ट विथ गोल्ड कोल्ड वाटर, कुछ मेटल हॉट वाटर में रिएक्शन करते हैं, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हीट में स्टीम में रिएक्शन करते हैं। तो जैसे सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देता। लेकिन नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल्स होते हैं वो, कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़ के सभी मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो कि रिएक्शन नहीं करते, कॉपर, कापर, एजी, एयू, पीटी, एचजी डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये जो होते हैं नॉन मेटल, दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, दीज आर नॉट कैपेबल फॉर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि नॉन मेटल में हाइड्रोजन होता ही नहीं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग देयर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने बताया कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता, जैसे यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। दीज रिएक्शन विथ द सॉल्ट सॉल्यूशन नॉन मेटल, इस तरह से यहाँ भी नॉन मेटल में भी होता है। दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं क्योंकि इजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। तो मैंने बताया था कि जितने भी मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, एज दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन करता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख पा रहे हो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग अ goldsmith, he promised to bring in back the glitter of gold and dull gold ornament। मतलब एक आदमी जो होता है वो उनके पास जाता है और बोलता है उसका जो गोल्ड था, ज्वेलरी था, वो डल हो जाता है। तो वो आदमी क्या करता है कि अनएक्सपेक्टिंग लेडी gave in the set of the gold in the bangle in him which in the dip in the particular solution। एक सोल्यूशन में वो क्या कर देता है, उस गोल्ड को बैंगल को डाल देता है और उसके बाद बैंगल क्लीन हो जाता है। द बैंगल इन स्प्रैंकलन लाइक इन द न्यू बट देयर इन द वेट वाज इन द रिड्यूस इन द ड्रास्टिकली। मतलब उसका वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटेक्टिव टू फाइंड आउट इन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज, उसने कौन सा सोल्यूशन यूज किया होगा। तो बच्चों याद रखना, ही मस्ट हैव इन द डिप द गोल्ड मेटल इन सोल्यूशन इन द एक्वा रेजिया, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है, वो ऐसे नहीं होता। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है और 1 मॉलिक्यूल्स HNO3 होता है। इनको दोनों को मिक्सिंग जो होता है वो क्या होता है, एक्वा रेजिया इनको कहा जाता है। एक्वा रेजिया is a fuming and the highly corrosive liquids होता है and dissolve in gold in it after dipping the gold ornament in corrosia, the outer layer क्या हो जाएगा, उसमें dissolve हो जाता है and the inner shining layer appearance, मतलब जो shining उसकी होती है अंदर की वो दिखने लगती है। that is why the weight of gold ornament is reduced, इसलिए जो गोल्ड का वेट होता है वो कम हो जाता है। देखिए क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसकी एक लेयर क्या हो जाती है, ये लेयर रिमूव हो जाती है, ये वाली लेयर, इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील, व्हाई। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, क्योंकि कॉपर जो होता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, hot water and steam, however the iron react with steam and if the hot water tank are made of steel। ठीक है, इसलिए क्या किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। स्टील क्या होता है, एक एलॉय होता है, एलॉय स्टील में आयरन होता है, जिंक होता है और क्रोमियम होता है, इनको मिला के स्टील बनता है। देन आयरन would react vigorously
विथ द स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर। तो देखो अगर आयरन को अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है प्लस H2O रिमूव कर देता है। दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। यहाँ पे स्टील को यूज नहीं कर सकते क्योंकि देखो जो कॉपर होता है वो हॉट वाटर में रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हमको हॉट हॉट वाटर के लिए स्टीम बनाने के लिए कॉपर टैंक का ही यूज करते हैं, स्टील का नहीं करते क्योंकि स्टील में आयरन पाया जाता है और आयरन रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो इजिली कट हो जाता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो बच्चों जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो Hg होता है मर्क्यूरिक, जो इजिली कट हो जाता है वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम, और जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है कंडक्टर ऑफ हीट तो वो होता है Ag और गोल्ड होता है। और पुअर कंडक्टर क्या होता है बच्चों, तो होता है Hg और लेड होता है, Pb जिसको बोलते हो। ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो पहले मैं बता दूं मेलेबल क्या होता है। अगर हम किसी भी चीज को ठोके पीटें या बीटिंग करें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं या मेलेबल मेटल बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ मेटल जो होते हैं वो मेलेबल ही होते हैं और इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा मेलेबल होता है सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है। दूसरा डक्टाइल, तो डक्टाइल का मतलब होता है ड्राई इनटू थिन वायर, कैन बी ड्राई इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। द मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। द गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टाइल का मेटल का मतलब होता है जिसको हम ड्रॉ इनटू थिन वायर, मतलब एक वायर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें। ओके। और इसको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्ट टू में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है। ठीक है। वाई द सोडियम केप इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल। भैया फिर से वही क्वेश्चन रिपीट आ रहा है आपका कि सोडियम को क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि सोडियम होता है मोर रिएक्टिव। अगर उसको बाहर रख दें सोडियम पोटेशियम को तो वो कैच फायर कर लेगा, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर एंड दे आर केप्ट इन इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। राइट इक्वेशन फॉर इन द रिएक्शन आयरन विथ स्टीम। आयरन विथ स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो अभी मैंने जस्ट पहले ही बताया कि आयरन और स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेता है स्टील, जबकि कॉपर नहीं करता, याद रखना है। स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। ओके। इसको फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में Fu होता है और Fe2O3 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑक्साइड है, यहाँ पे थर्ड ऑक्साइड है। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये बना लेता है, जबकि पोटेशियम क्या बना लेता है KOH और H2 और हीट एनर्जी इवॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है आपका कि ये तीन सैंपल दिए गए हैं ABCD मेटल्स हैं, A मेटल, B मेटल, C मेटल, D मेटल। तो आयरन को आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक है और सिल्वर है। तो आयरन ए मेटल है वो केवल किसको, कॉपर सल्फेट बस को डिस्प्लेस कर रहा है। बी वाला आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब यहाँ पर आयरन वाला जो होगा बी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ए आएगा। फिर बी, अब देखोगे यहाँ पर जो ये दो हो चुके, सी मेटल जो है वो जिंक इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं है, किसको कर रहा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा, तो उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे सी। और डी जो है आपका वो ना तो इसको डिस्प्लेस कर, किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो 100% वो सबसे रिएक्टिव कम होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से नोट करके और यहाँ से ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या, विच गैस प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल एंड राइट द इक्वेशन। अगर कोई भी मेटल है अगर डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करवाते हो तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। एग्जांपल आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर आयरन सल्फेट बन जाता है, H2 गैस इवॉल्व करती है, पहले भी बता चुका हूँ। उसी तरह दूसरा भी है कि जिंक इज एडेड इन सोल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फाइड की इक्वेशन। तो ये आयरन सेकंड सल्फाइड है
और उसके साथ जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक इसको डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन जाता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो देखो, एंड शो दैट NO2 और MgO ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट द आयन एंड दिस कंपाउंड। ठीक है, तो देखो सोडियम के पास लास्ट ऑर्बिटल में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसने क्या कर दिया, डोनेट कर देगा, और अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरह का दिखता है लास्ट ऑर्बिटल में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करके प्लस आयन बनेगा। तो अगला देखोगे, और यहीं पे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं, ये और ये और ये, 2 अनपेयर रहते हैं, 2 पेयर रहते हैं, ये लोन पेयर कहलाते हैं और ये वाले बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है इनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों को बनाओगे तो देखो यहाँ पर 2, अगर मैग्नीशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में शो हो गए, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं। अगर यहाँ पे Na2 का फॉर्मेशन देखते हो, तो यहाँ पर Na के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो अब जो बनेगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जब कोई ट्रांसफर करता है तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिव, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये NaO बन जाएगा। तो क्या NaO सही है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, आएगा Na2O है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना MgO। ठीक है, तो MgO भी इसी तरह से बनता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, और इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो माइनस लग गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये बन गया, और बन जाएगा MgO बन जाएगा। द आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन द MgO और Na, इनमें ये आयन कहलाते हैं। ठीक है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसके बीच क्या है कि जैसे मान लो कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ने में हमको ज्यादा टेम्परेचर या देना पड़ता है। द आयनिक कंपाउंड have high melting point and boiling point because the ionic compound are formed by the attraction force of two opposite ion, and considerable amount of energy is required to break in this strong inner ionic attraction। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन है आपका डिफाइन ओर्स, मिनरल्स एंड गैंग। तो मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स विच ऑकर इन द नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, मतलब जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उनको मिनरल्स कहा जाता है। ओर्स क्या होते हैं, इफ मिनरल कंटेन द वेरी हाई परसेंटेज in the particular matter and the metal can be profitably extracted from it, these mineral are is called ore। ओर्स पहले देखो, अर्थ क्रस्ट में पहले ओर मिलते हैं, और ओर से हम क्या निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं। ठीक है, ओर से हम क्या निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं। तो ये चीजें को याद रखना। अब मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जब हम ओर से मिनरल बना रहे होते हैं तो कुछ चीजें हम अनयूज होती है, अनप्योर चीज होती है, जो कि मतलब अनयूज चीज जो इम्प्योरिटी मिली होती है उसको गैंग बोलते हैं। तो ओर माइनिंग फ्रॉम इन द अर्थ आर यूजुअली contaminated with in the large amount of impurity such as soil, sand, etc. इसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। समझ में आ गया, यहीं पे ये तीनों चीजें एक साथ मैंने कर दिया। गैंग्यू, गैंग्यू क्या होता है, जब ओर से क्या होता है, अर्थ क्रस्ट निकालते हैं, और ओर से जब हम मिनरल्स बनाते हैं तो उनमें से जो इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं उसी को बोलते हैं गैंग। ठीक है, द केमिकल प्रोसेस यू यूज ऑब्टेन इन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी अनरिएक्टिव, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाई हीटिंग एलोन। अगर जैसे मान लीजिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, अगर उसको हीट कर देंगे तो यहाँ पे मर्क्यूरिक अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दूसरा चीज,
जिंक ऑक्साइड जो होता है ये मिडिल एक्टिविटी का होता है, मिडिल रिएक्टिविटी, ये लो रिएक्टिविटी होता है। तो इसको अगर कार्बन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है और यहाँ से बन जाता है जिंक ऑक्साइड। अगर हाई वाले को करते हैं तो वेरी रिएक्टिव होते हैं, दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर ऑक्साइड इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, रिमूव होते हैं। या मॉडरेट वाले क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड एंड रिड्यूस इन द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम उसको कर पाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ दिया गया कि मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम कॉपर वर हीटेड विथ इन द फॉलोइंग मेटल। अगर देखिए, अगर जिंक ऑक्साइड है मेटल और जिंक मैग्नीशियम कॉपर इनके साथ अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, तो जिंक ऑक्साइड को अगर जिंक के साथ करोगे तो कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कर दो जिंक को, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर नहीं करेगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो एक बात यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेना कि जो Mg होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से और जिंक होता है कॉपर से। बस अगर ये पता चल गया तो यहाँ पता चल जाएगा। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या जिंक को करेगा, कभी नहीं करेगा। फिर क्या, मैग्नीशियम को करेगा, कभी नहीं करेगा। और क्या, कॉपर को करेगा, नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीशियम ऑलरेडी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर ऑक्साइड से क्या, जिंक डिस्प्लेस Cu2O है कॉपर ऑक्साइड, क्या जिंक कर देगा डिस्प्लेस, बिल्कुल करेगा। मैग्नीशियम कर देगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन कॉपर तो करेगा नहीं क्योंकि कॉपर ऑलरेडी वो कम होता है। विच मेटल डू नॉट कोरेड इजिली, कौन सा मेटल जो कोरेड इजिली नहीं होता, तो दे मेटल विच आर द लीस्ट रिएक्टिव डू नॉट कोरेड इजिली, मतलब जो कम रिएक्टिव होते हैं वो कोरेड इजिली नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये जल्दी से इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, एलॉय क्या होते हैं, तो एलॉय होते हैं एन एलॉय द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल्स एंड और मेटल एंड नॉन मेटल अगर मिलाए जाते हैं तो उनमें से एलॉय बनता है। जैसे स्टेनलेस स्टील बनता है निकल क्रोमियम से, एमलगम्स बनता है एल्युमिनियम मरकरी से, ब्रास बनता है कॉपर एंड जिंक से, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर एंड टिन से, और सोल्डर बनता है लेड एंड टिन से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनते हैं। तो आई होप्स आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इसी के साथ ये चैप्टर होता है द एंड। तो दोस्तों, कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं अगला चैप्टर बना के डालने वाला हूँ, एसिड बेस का एंड सॉल्ट का बहुत जल्द बना के डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। लेकिन एक बात मैं और बोलूंगा, बेल आइकॉन की जो नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन की बटन होती है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाइए। अभी तक देखने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।